हाँ तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस साइंस एंड टेक हब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों ने डे फर्स्ट में लेक्चर में सेल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी के पार्ट्स के बारे में और बायोलॉजी के कौन कौन से जनक हैं, तो जीव विज्ञान के कौन कौन से जनक हैं और किस शाखा को किस जनक ने खोजा, वो सब हमने देखा था। अब आगे आते हैं हम डे टू में, जिसमें हम साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों ने कल के लेक्चर में साइटोलॉजी के बारे में पढ़ा ही था, कोशिका विज्ञान के बारे में, कोशिका कहाँ से बनती है और कोशिका की खोज किसने की। ठीक है, तो साइटोलॉजी में सबसे पहले देखते हैं हम स्टडी ऑफ कोशिका, ठीक, या फिर हम कह सकते हैं कोशिका का अध्ययन। जहां हम कोशिका का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है, तो हम साइटोलॉजी किसे कहते हैं? तो साइटोलॉजी उसे ही कहते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। अब बात करें सेल की, तो सेल को सबसे पहले खोजा किसने था? ठीक है, तो अगर इसके खोज की बात आती है तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक सन 1665 में। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सन 1665 में इसकी खोज की थी। ठीक है, और इसको खोजा कहां से था? तो बता देते हैं, बार्क ऑफ ट्री। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं पेड़ की छाल से। ठीक है, जो पेड़ की छाल होती है, पेड़ के ऊपर जो सूखा सूखा आप लोगों ने देखा होगा लकड़ी जैसा, वही होता है पेड़ की खाल। उसी पेड़ की खाल से इन्होंने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। लेकिन ये जो कोशिका थी वो कैसी कोशिका थी? तो यह कोशिका मृत कोशिका थी। ठीक है, किस प्रकार की कोशिका थी ये? मृत कोशिका था, जिसे हम डेड सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल था वो डेड सेल था। ठीक है, तो इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी, वो कोशिका कैसी कोशिका थी? तो मृत कोशिका थी। और इन्हें फादर ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि सेल की खोज इन्होंने ही की थी, या फिर हम कह सकते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी ही इन्हें कहा जाता है। तो बात करते हैं डेड सेल की, तो डेड सेल जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो सभी लोग याद रखेंगे, जो डेड सेल होता है इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। ठीक है, तो जो डेड सेल है उसे नेफ्रोसिस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने ही क्या किया था? इसका नाम नेफ्रोसिस रखा था। ठीक है, और अगर बात बताएं सेल, इसका नाम सेल कैसे पड़ा? ठीक है, तो ग्रीक वर्ड में जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, ठीक, मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे देखोगे आप लोग कॉलोनीज होती हैं। मतलब सपोज करिए ये मधुमक्खी का छत्ता, इसमें ऐसे छोटी छोटी खूब सारी कॉलोनीज होती हैं। ठीक है, तो इसी छोटी छोटी कॉलोनीज या फिर चैम्बर्स में क्या होता है? इसी कॉलोनी को क्या कहते हैं? ग्रीक वर्ड में सेल कहते हैं, इसलिए इसका नाम सेल पड़ा। और जब रॉबर्ट हुक ने सेल्फ से मेड, या फिर हम कह सकते हैं सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, उनके खुद के द्वारा बनाया गया एक माइक्रोस्कोप था, जिसमें उन्होंने देखा, तब उनको दिखाई दिया कि ये तो एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने उसे केवल मधुमक्खी के छत्ते की तरह कंपेयर किया, तब इसका नाम सेल पड़ा। ठीक है, तो ये हो गई डेड, या फिर हम कह सकते हैं मृत कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो हम देखते हैं लिविंग सेल, या फिर कहें तो
जीवित कोशिका। ठीक है, तो जीवित कोशिका की जो खोज थी वो हम देखेंगे एवी लियोन हुक। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं फुल फॉर्म या फुल नेम देखते हैं, एंटोनी लियोन एंटोनी वॉन लियोन हुक। ठीक है, एंटोनी वॉन लिवेन हुक। ठीक है, जिसे हम एवी या फिर हम कह सकते हैं एंटोनी वॉन फुल नेम लिख देते हैं, लिवेन। ठीक है, और हुक। ठीक है, तो लिवेन हुक। तो एंटोनी वॉन लिवेन हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने लिविंग सेल की खोज की। अब इनकी एक कहानी बहुत फेमस है कि क्या ये आराम से बैठे हुए थे तालाब के किनारे अपने खेतों के कुछ काम करके। उसके बाद क्या हुआ कि इनके हाथों में काफी सारी मिट्टियां लगी हुई थी, नाखूनों में काफी सारी मिट्टियां थी। उनके पास एक माइक्रोस्कोप था, सेल्फ से मेड एक छोटा सा माइक्रोस्कोप था। तो उन्होंने क्या किया, उस माइक्रोस्कोप से अपनी उंगली के अंदर जो मिट्टियां थी उसको ध्यान से देखा, तो उसमें उन्हें कुछ बैक्टीरिया दिखाई दिए। ठीक है, क्या दिखाई दिए, बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन यहां से आता है, जो लिविंग सेल था, ठीक है, इन्होंने जो लिविंग सेल की खोज की थी वो लिविंग सेल की खोज सबसे पहले बैक्टीरिया में की थी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इसको बैक्टीरिया सेल। ठीक है, तो बैक्टीरिया सेल भी कहते हैं क्योंकि इसे लिविंग सेल जो थी वो बैक्टीरिया में ही खोजा गया था। ठीक है, तो बैक्टीरिया सेल या फिर हम कह सकते हैं इसे हिंदी में जीवाणु। ठीक है, तो ये जीवाणु होता है जिसमें इन्होंने खोज की थी। ठीक है, लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि साइंटिस्ट लोग बड़े खतरनाक होते थे, मतलब इनका दिमाग रुकता नहीं था। ठीक है, तो ये जो हमारे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek थे, ठीक है, ये यहीं पे नहीं रुके। ठीक है, यहाँ पे ना रुक करके इन्होंने और भी कई सारी चीजों की खोज की थी। ठीक है, तो ये जो खोज थी इनकी, इनके द्वारा इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिस्ट सॉरी एक बुक लिखी थी। ठीक है, क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी। ठीक है, उस बुक का नाम क्या था, द सीक्रेट ऑफ नेचर। क्या था, द सीक्रेट ऑफ नेचर। इनकी जो बुक थी उसका नाम था द सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखी गई जो बुक थी, ठीक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो इनके द्वारा जो लिखी हुई बुक थी वो क्या थी, तो वो थी द सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है, तो हमारे एवी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek जो थे हमारे, ठीक है, ये यहीं पे नहीं रुके। ठीक है, इन्होंने अन्य कई चीजों की भी खोज कर डाली। ठीक है, तो अन्य किन किन चीजों की खोज की तो हम देखेंगे। तो इन्होंने लिविंग सेल में, सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग सेल के, लिविंग सेल की खोज की जो कि जीवित कोशिका थी। यह जीवित कोशिका किसमें थी, बैक्टीरिया सेल। ठीक है, जीवाणु कोशिका, तो जीवाणु कोशिका में इन्होंने बैक्टीरिया की खोज या फिर हम कह सकते हैं लिविंग सेल की खोज की थी। इसके अलावा इन्होंने ही स्पर्म सेल की खोज की थी। ठीक है, स्पर्म सेल। ठीक है, तो स्पर्म सेल क्या होता है, शुक्राणु।
ठीक, शुक्राणु कोशिका जो कि ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है, तो शुक्राणु की भी खोज इन्होंने ही की थी। इसके अलावा प्रोटोजोआ, ठीक है, जीवाणु के साथ साथ विषाणु की भी इन्होंने ही खोज की थी। और अंतिम में इन्होंने रेड ब्लड सेल, जिसे हम RBC के नाम से जाते हैं, लाल रक्त कणिका, तो इन्होंने इतनी सारी अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं की खोज की। ठीक है, जब इनको एक लिविंग सेल मिला तो उन्होंने इतने सारे और अन्य प्रकार के लिविंग सेल की खोज कर डाली। ठीक है, तो एंटोनी वॉन लीवेनहुक जो थे, ये लिविंग सेल के बहुत बड़े साइंटिस्ट है जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं की खोज की थी। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखित हमने बुक बता ही दी थी, तो इनके द्वारा लिखी गई जो बुक है, बहुत फेमस बुक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, द सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है, द सीक्रेट ऑफ नेचर, इनके द्वारा लिखी गई जो बुक थी वो थी द सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है, ठीक है, तो इनके द्वारा जो बुक थी द सीक्रेट ऑफ नेचर, इन्होंने इस प्रकार की बुक लिखी थी। और अगर हम बात करें बुक की ही, तो हम बुक की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं रॉबर्ट हुक के द्वारा जो लिखी गई बुक थी, इसका भी नाम आप लोग जरूर याद करिएगा। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो लिखी थी वो थी मैक्रोग्राफिया। क्या थी? मैक्रोग्राफिया। ठीक है, तो मैक्रोग्राफिया नाम की जो बुक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा, ग्राफिया, GRAPHI। ठीक है, तो मैक्रोग्राफिया जो थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखिएगा, ये जो बुक थी ये हमारे रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा लिखी गई थी। अब इन्हीं के साथ साथ हम लोग डिस्कस करते हैं, तो रॉबर्ट हुक के अलावा एक और नाम आता है, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे, उन्होंने सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, उसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? केंद्रक कहते हैं। तो इन्होंने केंद्रक की खोज की थी। ठीक, अब बात करते हैं सेल थियरी की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? सेल थियरी की। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, लेकिन इसके पीछे काफी बड़ा इतिहास है, तो हम लोग सभी के बारे में ईयर वाइज प्लस टॉपिक वाइज हम देखते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सेल थियरी जो थी 1824 में दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? ड्यूटेरो चट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? ड्यूटेरो चट।
तो सेल थियोरी सबसे पहले कब दी गई थी? अब जल्दी से कमेंट करिएगा, अभी अभी मैंने बताया था सेल थियोरी कब दी गई थी। 1824। तो 1824 में, ठीक है। तो सबसे पहले सेल जो थियरी थी वो 1824 में किसके द्वारा दी गए थे? ड्यूटेरोचिट, ड्यूटेरोचिट, ठीक है। तो ड्यूटेरोचिट के द्वारा ये थियरी दी गई थी, ठीक है। उसके बाद दोबारा जब ये थियरी दी गई, ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बताया था, इन्होंने बताया क्या था? टिश्यू इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। अब ड्यूटेरोचिट ने क्या बताया था? तो इन्होंने बताया था कि जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वो सेल से मिलके बने होते हैं, मतलब ऊतक जो होते हैं वो कोशिकाओं से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो ऊतक की जो संरचना होती है वो कोशिकाओं के समूह से होती है। हम देखेंगे ऊतक की संरचना कोशिकाओं के समूह से होती है। अगर आप लोग देखेंगे तो सेल थियरी जो थी इस पे बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, मतलब बहुत सारे अपवाद थे। सबसे पहले वैज्ञानिक जो थे, सबसे पहले याद रखना, फर्स्ट सबसे पहले जो थियरी दी थी 1824 में ड्यूटेरोचिट ने दी थी, जिन्होंने क्या कहा था? ऊतक के संरचना कोशिकाओं के समूह से होती है, मतलब कि सेल्स इज मेड अप ऑफ टिश्यू। क्या? सेल इज मेड अप ऑफ टिश्यूज, या फिर हम उल्टा लिख दिए हैं, टिश्यूज इज मेड अप ऑफ सेल, टिश्यूज इज मेड अप ऑफ सेल, मतलब जितने भी टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं, या फिर अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल। तो सबसे पहले इन्होंने जो थ्योरी दी, उन्होंने केवल यही कहा कि सारे के सारे क्या होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? तो वो सभी जो होते हैं टिश्यूज सेल से मिलके बने होते हैं। देन सेकेंड थ्योरी जो आई, हमारी जो सेकेंड थियरी आई, दूसरी वाली, ठीक है, वो हमारी जो आई 1838 और 39 के आसपास, ठीक, 1838 से 39 के आसपास, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। 1838 या 39, हम कह सकते हैं 38 या 39 के आसपास आई, ठीक है। अब इस थ्योरी को किसने दिया? तो यही जो थ्योरी होती है इसी को हम लोग हर जगह लिखते हैं और अच्छे से मानते हैं, ठीक है। तो स्लाइडेन नाम के वैज्ञानिक थे, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, स्लाइडेन, स्लाइडेन एंड, ठीक, स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है, स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान, ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो सेल है, ठीक है, जितने भी लिविंग सेल हैं वो सब के सब क्या हैं? सेल से मिलके बने, ठीक है। अब ये कैसा क्वेश्चन था? तो इनकी जो थियरी थी, आप लोग लिखेंगे यहां पे, ये जो थियरी थी हम यहां लिख देते हैं। इनके द्वारा जो दी गई थियरी थी वो कुछ इस प्रकार थी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग organism made up of cell। इन्होंने बताया था कि ऊतक की जो संरचना होती है वो केवल केवल क्या होती है?
कोशिकाओं के समूह से होती है। लेकिन ये नहीं बताया था कि लिविंग थिंग जो होते हैं या नॉन लिविंग थिंग होते हैं, उनमें भी जो सेल पाए जाते हैं, क्या वो सारे के सारे सेल यही हैं? तो इस थ्योरी को स्लाइडेन और स्वान ने दिया कि जितने भी सभी सजीव, हिंदी में हम देखें तो सभी सजीव कोशिकाओं से मिलके बने होते, कोशिकाओं से मिलकर या कोशिकाओं के समूह से मिलकर बने होते हैं। और इन्हीं की थ्योरी मानी गई, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। ये जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आगे आते हैं, ये थ्योरी अभी भी रुकी रही, ठीक है, क्योंकि इसमें भी काफी खोज बाकी था। तब 1855 में विट्जो नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सेल थ्योरी पे जितने भी अपवाद थे, सभी अपवादों को खत्म कर दिया, ठीक है। सेल थ्योरी या फिर हम कह सकते हैं कोशिका सिद्धांत पे जितने भी अपवाद थे, जितने भी ड्रॉबैक थे, सारे ड्रॉबैक को क्या किया इन्होंने, खत्म किया, ठीक है। और 1855 में, ठीक है, विट्जो कौन थे? वो साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो, पूरा नाम अगर हम देखें, रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कहा? अभी तक तो हम लोगों ने दो वैज्ञानिकों के नाम देखे, ठीक है, जिसमें हमारे ड्यूटेरोचिट थे। इन्होंने क्या कहा था कि टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स। तो जितने भी ऊतक हैं वो कोशिकाओं के समूह से मिलकर बने हैं। पहली थ्योरी को कुछ और मॉडिफाई किया गया और सेल्डन स्वान के द्वारा और भी उसको मॉडिफाई करके बताया गया कि जितने भी सजीव होते हैं या फिर ऑल लिविंग बींग्स या ऑर्गेनिज्म, जितने भी सजीव जीव जंतु हैं, वो सभी के सभी क्या हैं, सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। उसके बाद इन सभी के थ्योरीज को गलत साबित करते हुए या फिर उसको और थोड़ा मॉडिफाई करते हुए सर, या फिर हम कह सकते हैं हमारे रुडोल्फ विल्चो जो हमारे वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया, ओमनी सेलुला ई सेलुला, क्या बताया? तो इन्होंने क्या बताया कि हमारे ओमाइन सेलुला, एक मिनट आते हैं, ओमाइन सेलुला ई सेलुला, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, ओमाइन सेलुला ई सेलुला। अब ओमाइन का मतलब क्या होता है? तो ओमाइन का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग। इन्होंने बताया था ओमाइन प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, या हम कह सकते हैं पहले से उपस्थित कोशिका। तो इन्होंने ये बताया कि जो ओमाइन है या प्री एग्जिस्टिंग सेल है, पहले से उपस्थित कोशिका है, ठीक है, और हमारा सेलुला का मतलब सेल हो गया, इसको हम कह सकते हैं सेल या फिर कोशिका, टू या फिर से, ठीक है। और आते हैं हम सेलुला पे, ओमाइन सेलुला ई सेलुला। तो सेलुला का मतलब भी सेल ही होता है, लेकिन कुछ न्यू सेल, ठीक। अब न्यू सेल का मतलब नया सेल या नई कोशिका। तो
हमारे वैज्ञानिक जो रुडोल्फ विर्चो ये थे 1855 में, इन्होंने थियरी क्या दी, ओमाइन सेलुला ई सेलुला। ये जो थ्योरी थी प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसे हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जो पहले से उपस्थित सेल होता है उससे मिलके एक नया सेल बना। ठीक है, तो इन्होंने क्या थ्योरी दी, इन्होंने कहा कि न्यू सेल इज क्रिएटेड बाय ओल्ड सेल। ठीक, मतलब नई कोशिकाएं जो होती हैं, नई कोशिका जो होती है वो पुरानी कोशिका से बनती है, कोशिका से निर्मित होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि जितनी भी नई कोशिकाएं होती हैं वो सभी के सभी पुरानी कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। ठीक, तो ये था हमारे सेल का इतिहास, जिसमें सेल साइटोलॉजी, या हम साइटोलॉजी विज्ञान कहें या कोशिका कहें, उस कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा हुई थी। उसके बाद फिर ल्यूएन हुक जो आए थे, उन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल की खोज की, बैक्टीरिया की खोज की, और ऐसे कई सारी चीजों की खोज की। उसके बाद जब हम और आगे की ओर बढ़े तो इसकी थियरी आई, और कोशिका सिद्धांत में 3 वैज्ञानिकों ने अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसमें सबसे पहला ड्यूटेरोचिट थे, जिन्होंने क्या किया, 1824 में इन्होंने बताया था कि सभी कोशिकाओं के समूह से ऊतक ऊतक का निर्माण होता है। फिर 1838 या 39 में आए स्लाइडेन और स्वान, जिन्होंने बताया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी सजीव जीव जीव या जंतु वो सभी क्या होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। देन सबसे लास्ट में 1855 में जो हमारे वैज्ञानिक आए थे, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, आर विर्चो, या फिर हम कह सकते हैं रुडोल्फ विर्चो। विर्चो ने बताया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी का मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से ही मौजूद सेल है, और नए सेल। ठीक है, तो इसका भी नाम रखा गया, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल थे उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा गया, जो नए सेल आए उसे क्या कहा गया, यूकैरियोटिक सेल कहा गया। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इन दो नामों से इन्हें जाना जाने लगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। तो आगे की ओर देखते हैं। अभी तक तो हमने सेल का इतिहास पढ़ लिया, अब सेल साइज पढ़ते हैं। तो सेल साइज की बात की जाए अगर, सेल साइज, ठीक है, या कोशिका का आकार, तो कोशिका का आकार दो लेवल में हम देखते हैं। ठीक है, कितने लेवल में देखते हैं, कोशिका का आकार जो है हम दो तरीकों से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ड लेवल, ठीक है, या फिर कहें तो विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर कोशिकाओं की अलग अलग साइज, या फिर हम कह सकते हैं उसके आकार जो होते हैं अलग अलग होते हैं, और मानव शरीर के आधार पर वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है ह्यूमन बॉडी। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे, तो वर्ल्ड लेवल पे सबसे लार्जेस्ट सेल जो होती है, ठीक है, अब लार्जेस्ट सेल की बात करें तो जो सबसे बड़ा सेल होता है, सबसे बड़ा सेल, ठीक है, वो एग सेल होता है, और वो भी किसका एग होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, ऑस्ट्रिच एग, उसका अंडा जो होता है सबसे बड़ा अंडा होता है, या फिर हम कह सकते हैं सबसे बड़ा कोशिका। ठीक है, तो लार्जेस्ट का मतलब हम देखेंगे तो बड़ी कोशिका जो होती है, बड़ी कोशिका जो होती है वो किसकी होती है, तो बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है शुतुरमुर्ग की।
ऑस्ट्रिच एग, या फिर हम कह सकते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक, तो ऑस्ट्रिच एग शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है सबसे बड़ा अंडा होता है, लार्जेस्ट अंडा होता है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल होता है। ठीक, बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल की। तो स्मॉलेस्ट सेल जो छोटी कोशिका होती है, छोटी कोशिका, अगर छोटी कोशिका की बात करें, ठीक है, तो माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा जो होता है, ये सबसे छोटा सेल होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा सेल अगर विश्व स्तर में बात की जाए तो माइक्रोप्लाज्मा होता है, जो कि सबसे छोटा सेल होता है। ठीक है, अब बात करें इसकी, तो इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? लैक ऑफ सेल वॉल होते हैं, मतलब लैक ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की कमी, या फिर हम कह सकते हैं कोशिकाओं की इसमें कमी होती है। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा जो है इसको हम और एक और नाम से जान सकते हैं जो काफी फेमस है। एक होता है हमारा एमएलओ और एक होता है पीपीएलओ। एमएलओ एंड पीपीएलओ। ठीक है, एमएलओ की बात करें तो मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म, जो अणुओं के आकार के जीव होते हैं। ठीक है, एमएलओ। माइक्रोप्लाज्मा होता किसमें है, पाया किसमें जाता है? तो माइक्रोप्लाज्मा जो होता है एमएलओ, एमएलओ मतलब मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं अणुओं जैसे जीव। तो जो जीव अणुओं जैसे पाए जाते हैं, या जो जीव अणुओं जैसे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम एमएलओ कहते हैं, या फिर एमएलओ मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म। यही हम बात करें पीपीएलओ की, तो पीपीएलओ क्या होता है? तो ये होता है प्लूरो फिनोमिना लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या होता है? तो पीपीएलओ की बात करें तो पीपीएलओ जो होता है वो हमारा होता है प्लूरो या प्लूरल निमोनिया ठीक है, क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो, प्लूरा नहीं, प्लूरो। ठीक, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या होता है? हमारा पीपीएल होता है। ठीक है, और बात करें लॉन्गेस्ट, ध्यान देना, लार्जेस्ट अलग होता है, स्मॉलेस्ट अलग होता है, और लॉन्गेस्ट अलग होता है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट की बात करें, लॉन्गेस्ट की बात करें, लॉन्गेस्ट सेल की, तो लॉन्गेस्ट सेल जो है वो होता है तंत्रिका, या फिर हम कह सकते हैं न्यूरॉन। तो हमारा जो न्यूरॉन सेल होता है, तंत्रिका कोशिका जो होती है वो क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है। कैसी होती है? लंबी कोशिका होती है। ठीक, अगर हम मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, इसमें भी होगा उसी प्रकार से। लार्जेस्ट सेल जो सबसे बड़ी सेल होती है, और स्मॉलेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल। तो अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें तो एक होता है जो कि अंडाणु कहलाता है। क्या कहलाता है?
अंडाणु। ये फीमेल या फिर मादा में पाया जाता है, जो कि क्या होता है, लार्जेस्ट सेल होता है। मनुष्यों में सबसे बड़ा सेल जो होता है वो एग होता है, अंडाणु, और सबसे छोटा सेल जो होता है स्पर्म होता है, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, जिसकी खोज अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने इसी की खोज की थी। ठीक है। और लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल जो है ये हमारा न्यूरॉन सेल होता है, न्यूरॉन सेल, या फिर हम कह सकते हैं तंत्रिका कोशिका। तो ये हम लोगों ने देख लिया सबसे बड़ा और सबसे छोटा सेल, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे जरूर याद करिएगा और जरूर नोट्स बनाइएगा, जरूर लिखिएगा। ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, कोशिकाओं के प्रकार। तो देखते हैं टाइप ऑफ सेल। अगर हम कोशिका के प्रकार की बात करें तो टाइप ऑफ सेल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल या फिर पुराने सेल, जो पुराने प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है। और जो नए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट थी हमारी, इसे जो है हमारे वैज्ञानिक ने 1855 में दिया था। ठीक है। जिनका नाम विर्चो था। ठीक है। क्या था? विर्चो। ठीक है। तो इन्होंने बताया था 1855 में कि प्री एग्जिस्टिंग सेल और नए सेल दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जो नए सेल होते हैं वो किसी पुराने सेल की वजह से ही बनने वाले हैं। ठीक है। तो इन्होंने ही बताया था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है। सेल के प्रकार, या फिर हम कह सकते हैं कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के प्रकार कितने होते हैं? तो इसे अगर हम देखें तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। ठीक। क्या होता है? एक प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है। एक यूकैरियोटिक होता है। दूसरा नाम हम देखते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है। तो कैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक होता है हमारा और एक यूकैरियोटिक होता है। ठीक। प्रो का मतलब पुराना, पुराने सेल या कोशिका, और इसका होता है नई कोशिका। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या है? तो प्रोकैरियोटिक सेल अगर हम देखें तो इसे हम झूठा सेल भी कह सकते हैं या फिर फॉल्स सेल। ठीक। जो कि झूठा सेल होता है, और इसे हम ट्रू सेल कहते हैं। तो 2 प्रकार के सेल हमने देखा, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है और एक यूकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक की बात की जाए तो क्या होता है, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक की बात की जाए तो इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक की अनुपस्थिति। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो केंद्रक की अनुपस्थिति, जिसमें एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस की प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस।
केंद्रक की उपस्थिति। तो इसमें केंद्रक पाया जाता है जो कि हमारा क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, जो नई कोशिकाएं होती है, और प्रोकैरियोटिक था जिसमें नहीं पाया जाता। लाइक बैक्टीरिया, जो हमारा बहुत पुराना सेल था बैक्टीरिया, जो कि जिसमें केंद्रक नहीं उपस्थित होता। मतलब अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से हमारा सेल हुआ जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे तो ये कुछ हमारा इस प्रकार का सेल हुआ जिसमें एक केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसमें बैक्टीरिया आ जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें बैक्टीरिया आता है। और इसके एग्जाम्पल में देखा जाए तो आज के समय में जितने भी एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, फंगी होते हैं, एल्गी होते हैं, ये सारे के सारे, ठीक है, एनिमल, प्लांट, फंगाई और एल्गी, ठीक है, तो जितने भी हमारे एल्गी होते हैं, ठीक है, फंगी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट होते हैं, इन सब में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। मतलब केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है, और इसमें अनुपस्थित होता है। कौन अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है केंद्रक। तो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक हम लोगों ने देख लिया। और भी क्या क्या चीजें इनमें पाई जाती हैं, क्या क्या नहीं पाई जाती हैं, एक बार हम देख लेते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करके इस वीडियो को खत्म करते हैं। फिर आगे हम चलेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे, जिसमें क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग सेल के पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो यूकैरियोटिक हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं पार्ट, इसको जरूर याद रखना आप लोग। यहाँ पे हो गया हमारा पार्ट, यहाँ पे यू कैरियोटिक और प्रो कैरियोटिक। ठीक, बात करते हैं यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक की, और बात करते हैं हम कुछ अलग अलग प्रकार के सेल की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक जो होता है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। ठीक है, यूकैरियोटिक मतलब नया सेल, नई कोशिका, नए प्रकार की कोशिका, जिसमें हमारे क्या होते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाए जाते। ठीक है, बात करते हैं डीएनए की। तो इसमें जो डीएनए होते हैं, वो डबल हेलिक्सिक होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें डबल हेलिक्स की, तो डबल हेलिक्स क्या होता है, द्विकुंडलिक होता है। अगर इसकी बात करें तो ये होता है द्विकुंडलित। द्विकुंडलित फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से डीएनए हमारा पाया जाता है। ठीक है, तो डबल हेक्साइलिक अगर बात करें तो द्विकुंडलिक डीएनए जो होता है यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं है कि डीएनए नहीं पाया जाता, इसमें भी डीएनए पाया जाता है, बट किस प्रकार का पाया जाता है, सिंगल हेक्साइलिक हेलिक्स। ठीक है, मतलब एक कुंडलिक, मतलब वो इसकी आकृति जो होगी कुछ इस प्रकार से होगी, मतलब कुछ इस प्रकार से सिंगल होगा, इसलिए ये क्या होगा, सिंगल हेलेक्सिक होगा। ठीक है, अगर डबल हेलेक्सिक कहा जाए तो डबल हेलेक्सिक पे क्या होता है, प्रोटेक्टिव प्रोटीन होता है। ठीक, इसके ऊपर का जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है, मतलब ये सुरक्षित होता है। इसे हम प्रोटेक्टिव डीएनए भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ये हमारा अनप्रोटेक्टिव होता है। बस इन दोनों में यही अंतर है, बाकी यूकैरियोटिक में भी डीएनए पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी डीएनए पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि डीएनए नहीं पाया जाता। बस याद रखना, जो नई प्रकार की कोशिका है, जैसे हमारी जो कोशिका है, उसमें डबल हेलिक्सिक होता है, जिसमें क्या होता है, प्रोटेक्टिव प्रोटीन डीएनए पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, सिंगल हेलेक्सिक होता है। हेलेक्सिक जो है वो क्या है, डबल हेलेक्सिक, सिंगल हेलेक्सिक, ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि क्या होता है, इसमें अनप्रोटेक्टिव डीएनए होता है, इसमें प्रोटेक्टिव डीएनए होता है। बात करते हैं आगे, तो
हिस्टोन प्रोटीन की। तो डीएनए में हमारे जो होता है हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन ये कहां पाया जाता है? तो ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है? अगर बात करें यूकेरियोटिक में डीएनए में पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो हमारा डीएनए में पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता, या फिर हम कह सकते हैं इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, बात करते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया की। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमारे यूकेरियोटिक में प्रेजेंट होता है और इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। मतलब इसमें हमारा जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है और यूकेरियोटिक में माइक्रोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम ईआर कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ईआर, ये जो होता है इसमें हमारे प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, बात करते हैं लाइसोसोम की। वो भी हमारे यूकेरियोटिक में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। ठीक है, इसी प्रकार से गोल्जी बॉडी की बात करें, गोल्जी बॉडी जिसे हम हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय तो हमारा जो गोल्जी काय होता है ये भी प्रेजेंट होता है हमारे यूकेरियोटिक में और एब्सेंट होता है हमारे प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से सेल पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में कौन कौन से सेल पाए जाते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम कल एक एक इनके पार्ट के बारे में, इन सभी का कार्य क्या है उसके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ बात करें लाइसोसोम की, इसी तरह एक राइबोसोम होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं राइबोसोम को स्पेशली जो लाइसोसोम है हमारा, इसमें हम राइबोसोम की बात करते हैं। जो हमारा राइबोसोम होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल कंपाउंड। ठीक है, यूनिवर्सल कंपाउंड। ठीक है, ये क्या होता है? दोनों में पाया जाता है राइबोसोम। इसे हम यूनिवर्सल सेल कहते हैं या फिर यूनिवर्सल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल कंपाउंड ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और इसे प्रोटीन, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। जैसे आप लोग जानते होंगे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये क्या होता है? ऊर्जा गृह होता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, उसी तरह फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की जो फैक्ट्री होती है वो राइबोसोम में होती है, जो कि यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यूनिवर्सल कंपोनेंट, यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया सेल के बारे में, साइटोलॉजी के बारे में। साइटोलॉजी पूरी पूरी हम लोगों ने डिस्कस की। अब नेक्स्ट लेक्चर में सेल के अंदर कितने प्रकार के और छोटे छोटे अलग अलग सेल पाए जाते हैं। ठीक है,
कितने छोटे छोटे सेल न कह ले छोटे छोटे कंपाउंड पाए जाते हैं। ये जो छोटे छोटे कंपाउंड हैं, ये सारे छोटे छोटे कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस का काम क्या है, डीएनए का काम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम क्या है, ये कहाँ उपस्थित होते हैं, इनकी आकृति क्या होती है, इन सब के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, ताकि यूपी पुलिस की जो आने वाली भर्ती है उसमें साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम क्या करें, पूरी तरह से कंप्लीटली और अच्छे से लिख कर आए। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू।